डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ये आपका 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर्स कंप्लीट किए और वहाँ पर हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कि कैसे इसे ज्ञात करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो आज के इस लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 तथा 13, इन दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, कि u दो चरों x तथा y का फलन है तथा x t का फलन है और y भी किसका फलन है, t का। यहाँ पर ये हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी मदद से हमें प्राप्त क्या करना है, du/dt प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक तरीके से यदि इसको टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत देखा जाए तो हम समझेंगे कि x को t के सापेक्ष अवकलित किया जा सकता है और y को भी t के सापेक्ष अवकलित किया जा सकता है तथा u को x तथा y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा सकता है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो मैं संपूर्ण अवकलन की डेफिनेशन से यहाँ पर लिखता हूं सोल्व। संपूर्ण अवकलन से, संपूर्ण अवकलन से हमारा रिजल्ट जानते हैं कि जब दो वेरिएबल्स आपको दे रखे हो, दोनों किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में हम du/dt फाइंड आउट कर सकते हैं। तो du/dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स का सभी जानते हैं कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमें इसको एक बार लिखना होगा कि संपूर्ण अवकलन के अंतर्गत इसको कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि हम u का पहले x के सापेक्ष करेंगे, u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर x का x देखा, x किसका फलन t का, तो x का किसके सापेक्ष कर सकते हैं, t के। उसी प्रकार से del u/del y एंड dy/dt, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान रखना है, एक तो del u/del x का मान रखना है। del u/del x का जो मान होगा किस तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट, यहाँ पर x के सापेक्ष जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हम इसको x मानकर ऐसा किया था, बट ये x नहीं है, x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे। x का करूंगा तो 1 और y का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मैं ज्ञात कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जो वेरिएबल आप लेते हो वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी सारे वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब हमें dx/dt का मान लिखना है, तो dx/dt का यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 3 यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। आगे देखिए del u/del y, कि y का इसका u का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पहले की तरह बिल्कुल जो कहता हूँ, जो आपके पास रिजल्ट है उसका स्क्वायर है यहाँ पर। फिर इस वाले रिजल्ट का मैं दोबारा करूँ तो मुझे क्या देगा, ये -1 एक्स्ट्रा और देगा। ये तो हो गया यहाँ तक का। अब हमें dy/dt और प्राप्त करना है, तो dy/dt कितना हो जाएगा, 12t²। तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। ऊपर से 3 कॉमन आ सकता है तथा इनका हर समान है, तो इनको लिखा जा सकता है 3 गुणा 1 माइनस 12t², इतना हो जाएगा यहाँ से। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारे पास du/dt जो हमें ज्ञात करना था उसका परिणाम इस तरीके से आ रहा है। लेकिन जो हमें सिद्ध करना था उसमें हमने देखा कि कहीं पर भी x तथा y अवेलेबल नहीं है, तो हमारे इस रिजल्ट में भी x और y नहीं होने चाहिए। तो इनको यहाँ से हटाओ। हटाने का तरीका आप जानते हो कि x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3t, और y की जगह लिख सकता हूँ 4t³ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4t²। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस x की जगह कितना आ जाएगा, 3t, y की जगह आ जाएगा 4t³ का स्क्वायर। आगे मैं सोल्व करूं तो 3 गुणा 1 माइनस 4t² डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ पहले का वर्ग यानी 3 3 9t², दूसरे का वर्ग यानी 4 चौक 16t6। यहाँ से दोनों पहला गुणा दूसरा करूंगा तो आ जाएगा 4 3 12 गुना 24, तो प्लस के 24t4। इस तरीके से हमारा ये परिणाम होगा। यहाँ पर जब मैंने इनको वर्ग करके यहाँ पर लिखा तो परिणाम इस तरीके से आया। पहले दो पद स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव आए, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव के हो गए। अंदर का बीच का जो पद 2ab होता है वो नेगेटिव का था, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से किसका हो गया, पॉजिटिव का। अभी भी हमारा रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमें नहीं प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो उसके लिए हम इसे फिर से रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर रीअरेंज करने के लिए हमने क्या लिखा कि du/dt बराबर 3 गुणा 1 माइनस 4t²। हमने देखा कि हमारे नीचे सब में से 1 माइनस t² की पावर हाफ कॉमन आना चाहिए, तो वो जहां पर उपस्थित है वहां से कॉमन ले लो, नहीं है तो बढ़ाओ उसको वहां पर, ताकि वहां से वो कॉमन आ सके।
तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ जो 1 माइनस 9t स्क्वायर था उसको लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। अभी भी हमारे पास कितने टी बच रहे हैं, 8t बच रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा माइनस का 8t स्क्वायर। अब 8t स्क्वायर किसमें से कॉमन लूं ताकि मुझे क्या मिले, 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन मिले, तो मैंने उसके लिख के लिखा प्लस का क्या लिखा 8t4, क्या जोड़ दिया उसकी जगह लिखी मैंने कि मुझे चाहिए 8t स्क्वायर, तो यहाँ से बचा जो 9t स्क्वायर था उसमें से जो बाकी के बचे हुए थे वो 8t स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। तो 8t स्क्वायर को किसके साथ जोड़ूं ताकि मुझे कॉमन में क्या मिले, 1 माइनस टी स्क्वायर मुझे कॉमन के रूप में मिले। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ जोड़ा, और वो क्या जोड़ा, प्लस का 8t4। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा इसका माइनस का 16t6, ये आ गया यहाँ पर। लेकिन हमने देखा कि जब हमने 8t4 जब जोड़ा है तो उसको ऐसे थोड़ी जोड़ पाएंगे कहीं, लेकिन उसको घटाना भी पड़ेगा। जब 8t4 को मैं घटाऊंगा तो उस घटाने वाले रिजल्ट को मैं यहाँ से घटा रहा हूँ, तो कितना बचा फिर वो प्लस का 16t4, वो यहाँ पर परिणाम बचा। ठीक है, हो गई सारी व्यवस्था। इनको यदि मैं कैलकुलेट यदि अगेन करूं तो मुझे वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो शुरुआत में मैंने लिया था, यहाँ पर वही परिणाम मुझे पुनः प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहले में से मैंने 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, दूसरे में से माइनस का 8t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया, चौथे से मैंने 16t4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया। इस तरीके से इसको अरेंज किया तो 3 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट रहा 1 माइनस 8t स्क्वायर माइनस का 16t4। यहाँ पर माइनस जब आपने कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस 30 कॉमन लेने के बाद ये आ गया 1 माइनस 8t स्क्वायर प्लस का कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए था कुछ, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको। यहाँ से हमने जो कॉमन लिया था वो लिया था प्लस का, यहाँ से जो कॉमन लिया वो किसका लिया था, प्लस का, तो इस वजह से कितना आएगा t4। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेने की वजह से ही ये क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर नेगेटिव का हमें प्राप्त होगा। बाहर क्या है, ऊपर इसकी पावर हाफ, तो हाफ लगा दी यहाँ पर। यहाँ से ये चीज को बना सकती है पूरे ब्रैकेट से, तो उसको लिख दिया 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट में से इसको अलग कर लिया। अब जो ये वाला पद है इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 4t स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये इस पद का क्या है, वर्ग है। जो हमारे पास अंदर रिजल्ट के रूप में लिखा है वो क्या है, पहले पद का वर्ग है यहाँ पर, इस वाले का, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है तो इसके ऊपर हाफ भी लगी हुई है, तो वो हाफ इस स्क्वायर को हटा देगा यहाँ से, और रिजल्ट हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस 4t स्क्वायर। उससे ये पद कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना प्राप्त होगा 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इस तरीके से परिणाम कितना प्राप्त होगा, du अपॉन dt हमें प्राप्त होगा 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि इस परिणाम को यदि इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो परिणाम कितना आता रहना चाहिए, 3 बटे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, तो जो रिजल्ट आपको दे रखा था हमने उसी तरीके से उसको व्यवस्थित किया है यहाँ पर। तो एक बार नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को। हो गया वो, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर है 13 का हमने किया है, अब करेंगे 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रूव करना है कि द्वितीय कोटि का y का जो अवकलज गुणांक है उसके लिए हमें एक रिजल्ट प्रूव करना था जो कि ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, तो इसको लेकर चलते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास होगा सोल्व। सोल्व में हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax²। तो हमें चाहिए यहाँ पर dy/dx यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इसको अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y को अकेला किया जा सकता है यहाँ पर। तो y क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 3ax² माइनस का x क्यूब, इस तरीके से। इसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर 1। मुझे प्राप्त करना है द्वितीय कोटि का अवकलज गुणांक यहाँ पर, तो मैंने लिखा समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीधा सीधा हमारा अवकलन हो रहा है यहाँ पर अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूँ तो मुझे प्राप्त होगा 3y² dy/dx इज इक्वल टू 6ax माइनस का 3x², ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि 3 से इसको मैं डिवाइड करके लिखूँ तो पुनः इसको लिख सकता हूँ कि y² dy/dx इज इक्वल टू y² dy/dx इज इक्वल टू 2ax माइनस का x², इस तरीके से, ठीक है। और यदि इसको आगे मैं और बढ़ाऊं तो dy/dx की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2ax माइनस के x² डिवाइडेड बाई y² यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे अगेन इसका, क्योंकि मुझे द्वितीय कोटि का चाहिए यहाँ पर, तो मुझे अगेन इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने रिजल्ट नंबर 2। तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक बनाएगा। तो d2y/dx² इज इक्वल टू, हो गया द्वितीय कोटि अवकलन गुणांक। इसका परिणाम कैसे होगा, ये ऊपर भी x उपस्थित है, y के अंतर्गत भी x उपस्थित है। क्यों? क्योंकि y का x के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। तो ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो सब किससे करेंगे, u/v से। तो उसके लिए मैंने नीचे वाले को छोड़ दिया पहले, ऊपर वाले का जब किया तो मुझे प्राप्त हो गया 2a माइनस 2x, मुझे प्राप्त हो गया, बीच में नेगेटिव का साइन। अब की बार क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 2ax माइनस x² को छोड़ दिया, तो कौन बचा, y² का हो गया 2y dy/dx। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, y² तो y² का कितना हो गया, y4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको पुनः व्यवस्थित करूँ तो मैं यहाँ पर एक परिणाम मुझे अलग से यहाँ मिला dy/dx का, तो मैं यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ जो परिणाम मुझे प्राप्त हुआ 2ax माइनस x²/y²। तो y² 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई a माइनस x। और आगे बढ़े तो 2ax माइनस x² डॉट 2y, और dy/dx की वैल्यू और लिख दी, वो कितनी थी यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2ax माइनस x²/y², इस तरीके से, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे था आपका y4, तो y4 को हमने y4 लिख दिया। अब एक तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर और इसको सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पर एक y से एक पावर इसकी हटाई जा सकती है यहाँ पर, तो एक y बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो और आप 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो। तो आगे हम इसको लिखते हैं, आगे हम इसको लिखते हैं यहाँ से, तो आगे मैंने इसको यहां से लिखा तो मुझे प्राप्त हो गया कुछ इस तरीके से परिणाम d2y/dx² बराबर, ठीक है। यहां से देखो y के साथ मैंने इसका एलसीएम लिया और 2 को मैंने यहां से बाहर ले लिया, तो पहला पद क्या मिला मुझे, y3, इसके साथ इस y के साथ इस y² का एलसीएम लेने पर ये इस तरीके से हो गया। अंदर क्या रहा, a माइनस x यहाँ पर। फिर यहां से देखा इसको तो ये पद तथा ये पद दोनों क्या है, समान है, तो क्या लिखा जा सकता है इसको कि माइनस का 2ax माइनस x² का होल स्क्वायर, इस तरीके से। नीचे कितना आ जाएगा, y4 पहले से था, एक y और ऐड हो गया, कितने हो गए, y5 हो गई। हल कीजिए इसको तो 2 गुणा ये तो हो जाएगा y³ ay³, यहाँ से आ जाएगा xy³, यहाँ से देखा इसको खोला तो ये आ गया माइनस का 4a² x², इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास यहाँ केवल y² था, एलसीएम लेने की वजह से ये y³ हो गया था। एक काम और कर सकते हैं कि y³ की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, एक काम और क्या कर सकते हैं, y³ का मान यहाँ लिख दोगे तो हमें थोड़ा और कम सोल्व करना पड़ेगा इसको यहाँ पर।
तो वाई क्यूब का मान उठाकर कहां से रखोगे आप, यहां से वाई क्यूब का मान। तो वाई क्यूब का मान है 3a² माइनस का एक्स क्यूब, 3a² माइनस का एक्स क्यूब, ये इसका मान है। आगे हमारे पास है a माइनस एक्स यहाँ पर, और आगे हमारे पास क्या है 4a² x², फिर है हमारे पास माइनस का x4, और एक है प्लस का आपके पास 4ax³। ये हमारे पास रिजल्ट शेष रहे यहाँ पर। नीचे आ जाएगा y5, ठीक है। मैंने इसको खोल लिया, a जो 2ax माइनस x² था इसका होल स्क्वायर, खोला इसको तो पहले पद का स्क्वायर 4a² x², दूसरे पद का x4 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 4ax³ यहाँ पर, ठीक है। नीचे y की पावर 5 यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो 2 गुणा, पहले मैंने इसको गुणा किया तो मुझे मिला 3a² x², फिर मुझे मिला ax³, फिर मुझे मिला x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3ax³, फिर मुझे मिला प्लस का x4, फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पर मुझे मिला माइनस का 4a² x², फिर मुझे मिला यहाँ पर माइनस का x4, फिर मुझे मिला प्लस का 4ax³, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, नीचे हमारे पास आ गया y की पावर 5। जब इसको सोल्व किया तो देखो x4 से ये x4 चले गए, 4ax³ यहाँ पर, तो 3 और 1 ये 4 यहाँ पर। अब हमारे पास जो शेष रिजल्ट रहा वो रहा 2 गुणा, 3 में से 4 जा रहे हैं तो कितने बचे, माइनस के a² x², और नीचे हर में क्या बचा y की पावर 5। इसके अलावा हमारे पास एक भी पद नहीं बचता। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस का 2a² x² एंड डिवाइडेड बाय y की पावर 5। इम्प्लाइज दैट मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा d2y अपॉन dx² माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 2a² x² अपॉन y की पावर 5 बराबर 0। और यही आपको सिद्ध करना था कि इस फंक्शन जो कि हमारे पास था x³ प्लस y³ माइनस 3ax² बराबर 0 के लिए ये परिणाम हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो वो परिणाम आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसी के साथ जो हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो हमारा सिलेबस था या जो एग्जाम की दृष्टि से जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 1, 2 के अकॉर्डिंग। अब इसी का ही एक भाग और है पैडल इक्वेशन या पदिक समीकरण यहाँ पर। तो अब हम जब आगे की जो हमारी क्लास होगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जब आगे की क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे वहाँ पर, चाहे इसी क्लास के अंतर्गत हम देख सकते हैं इस चीज़ को, आप नोट कीजिए। फिर हम इसी यूनिट के अंतर्गत जो हमारा आगे का जो भाग है, इसी यूनिट के अंतर्गत जो हमारा आगे का भाग है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, वो वाला टॉपिक हम लेंगे, और उस टॉपिक के साथ आपकी यूनिट नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। इन प्रश्नों को करने के बाद यदि आपके मन में कोई डाउट वगैरह रहता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो आप मुझे इस चीज़ को बता सकते हो किसी भी वे के द्वारा। या तो आप कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन करना कि ये वाला क्वेश्चन और सोल्व कराइए, तो उसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। हमारा यूनिट नंबर जो 2 है उसी का ही पार्ट है, वो भी चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चाप का अवकलज। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर होगी आपकी 3, नाम है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण।
derivatives of an arc and Padel equation. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 3 के अंतर्गत। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर नंबर 3। यूनिट आपकी वही 2 है यहाँ पर, यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ साथ पैरेलल इक्वेशन एवं चाप का जो अवकलज है उसमें से भी आते रहते हैं। और जो चाप का अवकलज है ये हमारा जब इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान है इसका एक एक्सरसाइज के अंतर्गत। जहां पर चाप की लंबाई हमें प्राप्त करनी होगी तो वहां पर हमें सीखना होगा या तो दोबारा इसको कि किस तरीके से हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो वहां पर सूत्रों की जरूरत होती है चाप का अवकलज की। ठीक है, तो हमारे पास जो दे रखा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चाप क्या होते हैं, यहाँ पर आर्क क्या होते हैं, इनके मध्य क्या रिलेशंस होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर इस तरीके से कि एक वक्र है जिस पर 2 बिंदु इस तरीके से स्थित है, यहाँ पर ये O हो गया, ये E हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। तो हमारे पास ये कोई आर्क था यहाँ पर, ये तो उसका कोई कटा हुआ भाग यहाँ पर ये AB नाम से है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला है यहाँ पर। तो यदि हम इस चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई, जहां पर चाप की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S से, कि यदि चाप की लंबाई S को हम चर x का फलन डिनोट कर दें या x के रूप में इसको प्रदर्शित कर दें, तो उस परिस्थिति में S का x के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। और जो S का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो वही आपका क्या कहलाता है, चाप का अवकलज। यहां पर हमने S किसको डिनोट किया है कि जो A से जो B तक की जो लेंथ थी ये वक्राकार, इसको हम एक फंक्शन के रूप में लिख दें कि जैसे जैसे x बढ़ेगा या x की जब मान इतना होगा तो चाप की लंबाई इतनी होगी, तो उसको यदि हम एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करें और उस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि x हो तो हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त होगा s बराबर fx का, जहां पर s का मतलब आपको पता है कि s क्या है, चाप की लंबाई है। तो उस कंडीशन में यदि मैं s का x के सापेक्ष यदि अवकलन कर पाता हूं तो जो परिणाम मुझे प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, चाप का अवकलज। नोटेशन क्या होगा, ds/dx होगा। अब जरूरी नहीं कि आपकी जो वेरिएबल है वो x ही हो, हमारे पास अन्य वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पूरे के अंतर्गत जहां s होगा और उसका किसी अन्य वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन कर रखा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां क्या हो रहा है, चाप का अवकलज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज के अंतर्गत यही चीज पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं कि चाप के अवकलज को केवल आप x वेरिएबल के अंतर्गत रिप्रेजेंट करो, आप चाप की लंबाई को आप y का फलन भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं y के पदों में भी आप इसको लिख सकते हैं। s को आप ध्रुवीय रूप r के रूप में लिख सकते हैं, s को आप ध्रुवीय रूप थीटा के रूप में लिख सकते हो आप यहाँ पर, s को आप पैरेलल इक्वेशन के रूप में कि s इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, ठीक है, वेरिएबल x एंड s is the function of variable y where x is the function of variable t। पैड जो हमारा होता है ना प्राचालिक रूप, उस रूप में भी हम s को रिप्रेजेंट कर दें तो उन्हीं के अनुसार हमारे क्या होंगे, चाप के अवकलज के फॉर्मूले जनरेट होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो चाप होते हैं वास्तव में होते क्या है, इनके मध्य किस तरीके के रिलेशंस होते हैं यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ पर इस चाप के जो सिरे हैं इनको यदि आपस में मिला दूं मैं यहाँ पर, तो मिलाने पर मुझे एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि क्या है, AB है यहाँ पर। तो हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है, वो क्या होता है कि जो AB है उसका मान सदैव कम होगा किससे, AB वक्र से। कि जो AB जो मैंने सीधा सीधा जो चाप लिया, जो यहाँ पर मैंने जो ये लिया है यहाँ पर जीवा, AB जो जीवा ली है उसकी लंबाई किससे कम होगी, आर्क से, जो चाप है उससे कम होगी, चाहे वो थोड़ी छोटी हो लेकिन उससे छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद इसका परिणाम भी किससे छोटा होगा कि यदि मैं इसको एक ट्रायंगल रूप में मान लूं तो उसके बेसिस पे कह सकता हूं मैं कि OA प्लस OB, इससे छोटा होगा इसका मान। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रत्येक कर्व के लिए कि यदि हमारे पास किसी कर्व का कोई छोटा भाग है तो प्रत्येक कर्व के लिए एक संबंध इस तरीके का प्राप्त होगा कि यदि आपका चाप ये AB है तो AB के लिए AB ये तो कौन सा हो गया आपका, ये तो हो गई जीवा, ये हो गया आपका चाप, ठीक है, और ये हो गए आपके कौन से,
कि उसको ओ से मिलाने वाली जो रेखाएं हो गई वो हो गई ओ ए तथा ओ बी। तो उनका तो हम भी जानते हैं कि त्रिभुज का जो नियम होता है वो ये कहता है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो तीसरी भुजा यदि ए बी थी तो उसका जो मान है वह सदैव इन दोनों भुजाओं के योग से क्या होगा, कम होगा। तो उसके बेसिस पे क्या प्राप्त होगा कि ये रिजल्ट हमें सदैव बड़ा प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक परिणाम है यहाँ पर।